तो हम क्या पढ़ रहे थे, कहां तक पढ़ चुके हैं? रक्त कोशिका तक, ठीक है। देखो, तो हम पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी ऑलरेडी हमारी एक क्लास हो चुकी है ना, जिसमें हमने क्या समझा कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो क्या क्या चीजें आती है इसके अंतर्गत? अरे बाबा, इतने सोचने वाली क्या बात है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं, ठीक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। कैसे रंग का होता है ये? लाल रंग का। इसमें लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, अर्थात एचबी के कारण होता है। यह एचबी या हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। और रक्त का काम क्या है? रक्त का काम क्या है? ऑक्सीजन, बिल्कुल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान और प्रदान करना, ठीक है। इसके अलावा रक्त का क्या काम है? इसके अलावा रक्त का क्या काम है? अरे, कोशिका तक भोज्य पदार्थों को पहुंचाना, व्यर्थ पदार्थों को कोशिका से बाहर की तरफ लेकर आना, ठीक है। तो ये काम किसका है? रक्त का ही है, ठीक। फिर आते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स। अगर हम ब्लड के कंपोनेंट्स या फिर रक्त के संगठक की बात करें तो रक्त के क्या क्या संगठक हैं? संगठन। तो रक्त कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है अजी? दो। पहला क्या है? रक्त की कोशिकाएं, और दूसरा क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कितने %? बस 55 से 60%। और ब्लड सेल कितने प्रतिशत? 50 से 55%, ठीक। प्लाज्मा रक्त का कौन सा भाग है? तरल भाग है, लिक्विड पार्ट है, ठीक है, तरल भाग है। इसमें 90% क्या पाया जाता है? जल अर्थात वाटर। और बचे 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ बचे हुए 10% में पाया जाता है, ठीक। फिर आती है रक्त की कोशिकाएं। रक्त की कोशिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से 3 प्रकार है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। चलिए, अगर हम आरबीसी के बारे में यहीं पर बात करें तो सबसे पहले लिखते हैं आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल को साइंटिफिक नाम क्या नाम है इसका? साइंटिफिक इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। अगर आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जा रहा है, इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। और अगर केंद्रक नहीं पाया जाता तो क्या कोशिका विभाजन होगा? तो इस कारण से इसमें क्या नहीं होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये संख्या में कैसी होती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो रक्त में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा कोशिकाएं कौन सी हैं? आरबीसी हैं। इनका जन्म या निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होता है, ठीक है। आरबीसी से संबंधित इसमें केंद्रक नहीं होता, तो केंद्रक की जगह क्या होता है? एचबी अर्थात हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आयरन रिच है या आयरन युक्त लौह युक्त होता है, ठीक है। अच्छा, आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। तो आरबीसी हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में जब होगी या रक्त की कमी होगी तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? एनीमिया। वहीं अगर मान लो हमारे शरीर में आरबीसी की अधिकता हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है? पॉलीसीथीमिया, ठीक है। इसको कहते हैं
पॉलीसीथीमिया। और आरबीसी की मृत्यु हो जाना या आरबीसी का रप्चर हो जाना थैलीसीमिया। याद आया? थैलीसीमिया। और मैंने आपको बताया है कि जो ये थैलीसीमिया रोग है ना, यह रोग किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है, अर्थात आपका जेनेटिक रोग है। और जेनेटिक रोग होने के कारण थैलीसीमिया दो प्रकार का होता है, एक होता है मेजर थैलीसीमिया और एक होता है माइनर थैलीसीमिया। माइनर थैलीसीमिया वो होता है जिसमें माता या पिता दोनों में से किसी एक में थैलीसीमिया का जीन पाया जाता है। पर मेजर थैलीसीमिया वो होता है जिसमें माता और पिता दोनों में थैलीसीमिया के जीन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, थैलीसीमिया क्लियर है यहाँ पे। आगे बात करते हैं। अब आरबीसी हो गई हमारी, अब यहीं पे आ जाओ डब्ल्यूबीसी पे। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? सबसे पहले डब्ल्यूबीसी पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल, क्या कहा जाता है इसको? ल्यूकोसाइट। तो इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। और कई बार तो आरबीसी में 2 से 3 केंद्रक भी पाए जाते हैं। सॉरी, डब्ल्यूबीसी में 2 से 3 केंद्रक भी पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार कितने हैं? 4 कौन बोल रहा है? 5 प्रकार है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार 5 क्या क्या नाम है? ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी है? न्यूट्रोफिल। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी है उसे हम न्यूट्रोफिल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसका आकार सबसे बड़ा है तो वो कौन सी है? मोनोसाइट। ठीक है, तो मोनोसाइट आकार में बड़ी डब्ल्यूबीसी है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और डब्ल्यूबीसी आती है जो कि हमारी डब्ल्यूबीसी के भीतर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। वो कौन है? लिम्फोसाइट। और बची ईस्नोफिल और बेसोफिल। ठीक है, तो 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी जिसमें से 3 आपको मुख्यतः याद रखनी है। क्लियर है यहां तक? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? ठीक है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र, तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना या इसे बेहतर बनाना डब्ल्यूबीसी का काम है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? अरे वही बात, प्रतिरक्षा तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या होता क्या है ये? कौन है इम्यूनिटी सिस्टम वाला? वही बात है, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो। सवाल ये है कि ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, क्या करता है? ठीक है, हमारे शरीर को किसी वायरस, बैक्टीरिया या रोग से लड़ने के लिए तैयार करता है, यही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। अच्छा, प्रतिरक्षा तंत्र से एक बात याद आती है कि कोविड, ठीक है, कोविड एग्जाम्पल सामने है बीच का, हालांकि अभी अभी का एग्जाम्पल है इसलिए याद रख रहे हैं। तो कोविड की अगर हम बात करें तो जब बहुत सारे लोगों को कोविड की बीमारी ने घेर लिया और यह संक्रमण धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगा, तो हमें समझ में आया कि कोविड का संक्रमण जो है ईयर ड्रॉप के माध्यम से फैल रहा है। एयर ड्रॉप क्या होती है? मतलब हवा में उपलब्ध बूंदे, ठीक है, वायरस की बूंदे। तो इनसे क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे फैल रहा है। इन द सेंस ये आपके सलाइवा से भी फैल रहा है, अर्थात जैसे कि मैं यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, है ना, तो कुछ ना कुछ सलाइवा के जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर्स में आ गए होंगे, हवा में आ गए होंगे, और यही पार्टिकल एक लंबे समय तक, जैसे नॉर्मल वायरसेस लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, पर कोविड का वायरस एक लंबे समय तक क्या कर पा रहा था? सर्वाइव कर पा रहा था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यह संक्रमण इतना ज्यादा फैल गया कि पूरे विश्व में इसको महामारी के रूप में घोषित करना पड़ा। ठीक,
तो हमने एक शब्द सुना कि इसकी वैक्सीन नहीं थी और एक बहुत लंबा समय लगा, लगभग 1 साल का समय लगा इसकी वैक्सीन को बनने में या बनाने में। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, सवाल यह है कि वैक्सीनेशन क्या है, क्या इस वैक्सीनेशन का संबंध प्रतिरक्षा तंत्र से है किसी प्रकार से, और ये कैसे काम करता है, किसी को पता है? नहीं? देखो क्या होता है, जब किसी भी बीमारी के प्रति आपको वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे वो कोविड हो, चाहे अगर हम बात करें कोई दूसरी ऐसी बीमारी जो कि बचपन में बच्चों को लग जाती है, जैसे हम देखते हैं ना कि किसी प्रकार का टीका बच्चों को लगता है ना, बहुत सारे अलग अलग बीमारियों का टीका लगता है कि बच्चों को ऐसी बीमारियां ना हो। इसका कारण क्या है? ठीक, तो क्या होता है समझते हैं इसको। जैसे पर्सन ए है, इस पर्सन ए को हो गया कोविड, ठीक है, कोविड हो गया, और ये पर्सन अपने घर पे पर्सन बी के साथ रहता है, ठीक है, और पर्सन बी को भी कोविड के संक्रमण या लक्षण दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या कर दिया गया, दोनों को आइसोलेट कर दिया गया, मतलब अलग अलग रख दिया गया कि ये जो व्यक्ति है पर्सन बी, इसको हल्के हल्के लक्षण हुए हैं, रोग नहीं हुआ है, तो इस कारण से ये धीरे धीरे क्या कर लेगी, इनकी बॉडी खुद सरवाइव कर लेगी, इनकी बॉडी खुद खांसी जुकाम सर्दी से लड़ लेगी और बच जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ में वैक्सीनेशन पूरे इंडिया में या अलग अलग देशों में आने लगा। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से कि भाई हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे भैया? वैक्सीन लगवाते हैं तो हमको बुखार आ जाता है, और बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया वैक्सीन लगवाने के बाद भी। सुना है ये शब्द, है ना, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैम वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या है, बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया है। जिसका कारण क्या है, अगर हम बात करें तो इसका कारण मात्र सिर्फ इतना सा है, कोविड हो जाने का कारण क्या होता है कि वैक्सीनेशन जब की जाती है ना, तो जिस भी बैक्टीरिया के प्रति या जिस भी वायरस के प्रति आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो उस वायरस को बहुत कमजोर बनाकर वैक्सीन में डालकर आपके शरीर में डाला जाता है। समझो इस बात को, अच्छे से समझो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे किसी नॉर्मल बीमारी का वैक्सीनेशन करना है, नॉर्मल बीमारी मान लेते हैं हमारे इस एरिया पे अंबिकापुर पे मान लेते हैं कि एक ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें शरीर में सभी व्यक्तियों की बॉडी में लाल लाल रंग की छोटी छोटी पिंपल्स या फिर चकते उठने लगे, ठीक है, नॉर्मल बीमारी है, लेकिन ऐसी बीमारी है कि इसका संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एक दूसरे को छूने से ये फैल रही है। तो ये पूरे अंबिकापुर में हो गई है, पूरे क्षेत्र पे हो गई है, ठीक है। तो मुझे इसका वैक्सीन बनाना है, तो मैं वैक्सीन बनाने के लिए क्या करूंगी, वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले इसी बीमारी का जो वायरस होता है, ठीक है, तो इसी बीमारी के वायरस को लेकर, अब इस वायरस की क्षमता 100% है, तो इस 100% क्षमता को कम करके 1%, 2% या 10% कर दी जाएगी। मतलब इसको मार पीट कर कुचल कर इतना कमजोर बना दिया जाएगा कि ये ह्यूमन बॉडी में बहुत लंबे समय तक सरवाइव ना कर पाए, ठीक है। मतलब इसकी पूरी शक्ति छीन लोगे, खाना पीना छीन लोगे, उसको भूखा रख दोगे कई दिनों तक। अब ये कमजोर हो गया, मरी हालत में पहुंच गया, और फिर इसको हम वैक्सीन के माध्यम से ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर डालते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या पाई जा रही है बेटा, एंटीबॉडी पाई जा रही है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, इसके साथ में लड़ाई करती है, ठीक। तो अब ये जो वायरस है, तो वायरस वर्सेस हो गई हमारी क्या, एंटीबॉडी, ठीक है। तो इन दोनों की अब हो रही है लड़ाई, क्योंकि हमारी एंटीबॉडी मजबूत है ना, वायरस से तो बहुत मजबूत है, क्योंकि वायरस को बहुत कमजोर करके अपलोड किया गया है ना, बहुत कमजोर करके डाला गया है। तो हमारी एंटीबॉडी जो है वायरस को खत्म कर देती है, क्लियर है इतना। और ये जो वायरस है ना, हम इसी को क्या देखते हैं कि जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी उनको हल्का हल्का बुखार देखने के लिए मिला होगा, सिर दर्द देखने के लिए मिला होगा, है ना, कुछ 1-2 दिन तक खांसी जुकाम भी देखने के लिए मिला। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारी एंटीबॉडी क्या कर रही है, लड़ रही है, क्लियर हुआ। तो यहां तक की बात समझ में आई। तो हमारी एंटीबॉडी क्या करती है, वायरस से लड़कर उसको खत्म कर देती है। अब दूसरी बार जब ये वायरस आपके संपर्क में आएगा, जब दूसरी बात यही कोविड वायरस या कोई दूसरा वायरस आपके संपर्क में आएगा, तो आपकी एंटीबॉडी बोलेगी, कह रहे ये तो पहचान वाला है, ये तो पिछली बार आया था ना, तो एक काम करो,
इसकी शक्ति देख लो कितनी शक्ति है और अपनी संख्या को बढ़ा लो, है ना। और हमारी एंटीबॉडी क्या करेगी, उसकी शक्ति देखने के बाद, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो खत्म कर चुकी है एक बार, तो इसलिए अब वो उसके हिसाब से काम करेगी और अपनी संख्या को बढ़ाकर उस वायरस को नष्ट कर देगी। इस कारण से वैक्सीनेशन के बाद में कई लोगों को कोविड हुआ, जिसका कारण मात्र इतना है कि उनकी एंटीबॉडी और भी ज्यादा कमजोर थी, तो इस वजह से वो एंटीबॉडी सर्वाइव नहीं कर पाई। लेकिन ऐसे लोगों में आप देखोगे इनके मृत्यु के चांसेस बहुत कम थे, है ना। मतलब बहुत कम लोग, बहुत एकाध एक दो ही केस ऐसे देखने के लिए मिले जो वायरस के बाद कोविड की वजह से खत्म हुए हों, है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये देखने के लिए मिला हमें, हाँ आ जाइए, सिर्फ हमें ये देखने के लिए मिला कि व्यक्ति को कोविड हुआ और थोड़े दिनों में वो ठीक हो गया। परंतु अनजान लोग जो नहीं जानते इसके बारे में, वो क्या करने लगे, धीरे धीरे विरोध करने लगे। ठीक है, क्या, हाँ बिल्कुल, लगवाया तो 2 ही है, अब बूस्ट डोज तो लगवाया ही नहीं, किसने किसने लगवाया है, देख लो, ये यही तो लापरवाह बैठे हैं सब। अरे चलो, तो हो गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक, डब्ल्यूबीसी कैसे काम करती समझ में आ गया, क्लियर है ना हमारा। अब आ जाओ प्लेटलेट में। प्लेटलेट के बारे में क्या बात की बेटा अपन ने, प्लेटलेट के बारे में क्या बात की हमने, अरे दिक्कत है भाई, प्लेटलेट ना कि प्लाज्मा। प्लेटलेट के बारे में क्या बात की है, प्लेटलेट क्या नाम है इसका साइंटिफिक, थ्रोम्बोसाइट। क्या काम करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो। बोन मैरो कितने प्रकार की पाई जाती है, 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार हैं, एक है रेड बोन मैरो, लाल बोन मैरो, और दूसरी है येलो बोन मैरो। बोन मैरो को येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, ठीक है। अब यहां से आगे बात करते हैं, प्लेटलेट के बारे में हमने बात कर ली। इसके अलावा और क्या है, रक्त का थक्का। हाँ, एक और चीज याद रखनी है, डब्ल्यूबीसी का बढ़ना संख्या में क्या कहलाता है, अरे हाँ बढ़ जाना क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर। क्या कहते क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, बताओ, डब्ल्यूबीसी का संख्या में बढ़ जाना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। वही डब्ल्यूबीसी का कम हो जाना क्या कहलाता है, जय हो जाए, ल्यूकोपेनिया। एनीमिया तो इधर जे लिखा हुआ है भाई, आरबीसी का कम हो जाना, ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया, ठीक है। पेनिया मतलब कम हो जाना और मिया मतलब ज्यादा हो जाना, ठीक है। फिर आगे आ जाओ प्लेटलेट, तो प्लेटलेट का कम हो जाना क्या कहलाता है, हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, जिसमें हम क्या देखते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसको रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाली क्लास पूरी कंप्लीट होती है यहाँ पर, कल वाली। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है रक्त परिसंचरण तंत्र का दूसरा भाग, जिसको हम मुख्य रूप से हृदय के नाम से जानेंगे। कल इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा ना हमने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है हृदय क्या है, तो क्या है ये, क्या है भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके बिल्कुल सही है। देखो, मानव शरीर में पाया जाने वाला अंग, ठीक है, जो कि फेफड़ों के बीच में स्टर्नम, या फिर अगर हम बात करें पसलियों के पीछे पाया जाता है। पसलियां मतलब आपकी रिब्स, ठीक है, तो पसलियों के पीछे पाया जाता है। यह गुलाबी रंग की शंक्वाकार संरचना है। गुलाबी रंग की यह शंक्वाकार संरचना है, ठीक है।
अगर हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय के साइज की अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर में एक व्यक्ति के मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल आप सभी लोग हैं ना, आप सभी लोग हाथ से जब मुट्ठी बनाएंगे तो जितना बड़ा साइज होगा उतने बड़े साइज का हृदय माना जाता है। अगर हम हृदय की भार की बात करें तो लगभग 300 ग्राम के आसपास इसका भार आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हृदय में आपको 4 कक्ष देखने के लिए मिलते हैं। हृदय के 4 कक्षों को हम आलिंद व निलय, आलिंद व निलय में बांटते हैं। ठीक है, कैसा दिखाई पड़ता है? हमें कुछ इस प्रकार की हृदय की संरचना दिखाई पड़ती है। इस संरचना की अगर बात करें तो इसमें 4 कक्ष हैं। 4 कक्ष कौन कौन से बेटा? सबसे पहले ये, तो इसको कहा जाएगा राइट आर्ट्रियम, मतलब दाया आलिंद। ठीक है, नीचे वाला दाया निलय या राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे आ जाओ, लेफ्ट आर्ट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया आलिंद और बाया निलय। ठीक, अब हृदय में पाए जाते हैं कपाट। क्या? कपाट। कपाट क्या होते हैं ये? तो कपाट होते हैं दरवाजे। गांव के लोगों को सुना होगा ना, कपाट बंद कर दो, सुना है? घर में दादी बोलती है ना कि कपाट बंद कर दे बेटा। कपाट क्या होते हैं? दरवाजे होते हैं। तो ये दरवाजे क्या लेके जाते हैं? तो ये दरवाजे होते हैं रक्त के दरवाजे, मतलब खून के जाने के पास करने के दरवाजे। तो ये कपाट हृदय में कुछ इस प्रकार से जमे होते हैं या कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं कि ये रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तो देते हैं, परंतु उसे दूसरे स्थान से पहले स्थान पर वापस नहीं लौटने देते। अर्थात यहाँ पे एक कपाट दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसे हिंदी में त्रिपदीय कपाट कहेंगे और इंग्लिश में इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, ये कपाट कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि ये यहाँ का रक्त जो कि राइट आर्ट्रियम है ना, राइट आर्ट्रियम का रक्त राइट वेंट्रिकल में आने तो देगा, परंतु इस हिसाब से बंद हो जाएगा कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वापस से घूम के राइट आर्ट्रियम में ना जा पाए। ठीक, तो पहला कपाट जो हमें हृदय में मिलता है वो क्या कहलाता है? ट्राइकस्पिड। दूसरा मिलता है जो कि हमें यहां पे देखने के लिए मिलता है, जिसे हम कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व, जिसे हिंदी में द्विपदीय कपाट कहा जाता है। ठीक है, ये भी सेम ही है कि लेफ्ट आर्ट्रियम से रक्त को लेफ्ट वेंट्रिकल में आने देगा, परंतु रिटर्न नहीं जाने देगा। ठीक, तीसरा है राइट वेंट्रिकल, अर्थात दाया निलय। तो दाएं निलय में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको पल्मोनरी कपाट कहा जाता है या पल्मोनरी ऑरिफिन्स कहा जाता है। ठीक, देखो, या तो इसको आप पल्मोनरी कपाट बोल लो, पल्मोनरी वॉल्व बोल लो या पल्मोनरी ऑरिफिन्स बोल लो। ठीक, ये रक्त को पल्मोनरी आर्टरी तक लेकर जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे।
लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे जो कपाट होता है ये रक्त को महाधमनी अर्थात अरोटा तक लेके जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अरोटिक वॉल्व या फिर अरोटिक ऑरिफिस या फिर अरोटिक कपाट। ठीक है, क्लियर है? तो 4 कपाट समझ में आए। तो हृदय की लोकेशन समझ में आई, रंग समझ में आया, स्थिति समझ में आई। फिर आता है हृदय का कार्य। तो हृदय का कार्य क्या है? तो जो लोग बोलते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाई मैं आपको अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करता हूं या करती हूं, तो उसका क्या अर्थ है यहां पर? बॉटम ऑफ दी माई हार्ट, है ना, कि हृदय के तल से किसी व्यक्ति को, किसी चीज को प्रेम करना। तो क्या हृदय का संबंध किसी भी प्रकार की भावनात्मक चीजों से है? नहीं है। हृदय केवल एक पंपिंग मशीन है जो कि ब्लड को पंप करती है, ठीक है, जो कि ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेसिकली पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो हृदय क्या है? एक पंपिंग मशीन है। तो हमारे शरीर के संपूर्ण क्षेत्र पर ब्लड को पहुंचाने का काम जो करता है वो हृदय है। हृदय एक प्रेशर के साथ में, एक विद्युत आवेग के साथ में हमारे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। वैसे तो रक्त हमारा किस में चल रहा है बेटा? ब्लड वेसल्स में चल रहा है, ठीक है। तो वैसे तो हमारा रक्त पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स के माध्यम से फैल रहा है, परंतु ये ब्लड वेसल्स रक्त को लेकर जा रही हैं एकदम आराम आराम से, धीरे धीरे। हृदय क्या करता है? हृदय लगाता है धक्का, समझ में आया? तो हृदय क्या लगाता है? हृदय लगाता है धक्का कि भाई तेजी से पहुंचो तुम। तो हमारा हृदय जो है वो बिना किसी, अगर हम बात करें बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स के, केवल एसए नोड और एवी नोड के माध्यम से गति करता है या चलता है, और ये पूरे जीवन एक समान लय और ताल में गति करता है। ठीक है, तो ये पूरे जीवन क्या है? एक समान लय और ताल में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रिलैक्स भी हो जाता है। ये पूरा हम क्रियाविधि के अंतर्गत समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो कि हृदय क्या है और क्या इसका काम है ना। और रही बात ये प्रेम या फिर किसी भी प्रकार की भावनाओं की, जो ऐसा लगता है कि भावनाएं मन से उठती हैं, है ना, तो मन यहाँ पे अर्थ है मन से आपके मस्तिष्क से। ठीक है, तो जो भी भावनाएं आपको आती हैं, चाहे वो रोष हो, रति हो, किसी के प्रति गुस्सा हो, किसी के प्रति घृणा हो, किसी के प्रति दया हो, मोह हो, प्रेम हो, ये सारी भावनाएं आपके माइंड से संबंधित है, ना कि आपके हार्ट से। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, जिगर का क्या मतलब होता है ये बताओ जरा। हैं जी, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। जिगर का क्या मतलब होता है? कौन सा बॉडी ऑर्गन है जिगर? अरे पीएससी वालों, व्यापम वालों, ये हाल है भैया। हार्ट नहीं है, यकृत है जिगर, यकृत है जिगर। ठीक है, हाँ, लीवर है ना, तो जिगर क्या है? लीवर है। तो आप इतने सालों से किसी को अपना लीवर बोलते हुए आ रहे हैं। तो किसी को आप इतने समय से अपना क्या बोलते आ रहे हो? लीवर बोलते आ रहे हो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो जिगर का मतलब क्या है? लीवर है ना, क्योंकि एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में, लिटरली इस साल के पीएससी एग्जाम में, एमपीपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था जिगर करके, है ना। और ये तो जिसको पता है उनको बहुत पहले से, इवन हम लोग को तो 10th 12th से ही पढ़ाता है, हमको टीचर्स अच्छे मिले ना। ठीक है, तो वो हम लोग को बहुत पहले से पता है ना। तो पीएससी के एग्जाम में जिगर पूछ लिया, है ना। तो कुछ लोगों को जिनको नहीं पता, उन्होंने हार्ट को कोऑर्डिनेट कर दिया जिगर से, जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, क्वेश्चन को इंग्लिश में जिन्होंने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा उनको पता चल गया। तो जिगर का मतलब यहाँ पे हार्ट से कभी नहीं होता बेटा, लीवर से होता है। ठीक है, तो किसी को अब नहीं बोलना है ना, ठीक है, कि लीवर का तुम मेरे एक टुकड़ा हो। अच्छा, लीवर बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट हो सकता है। ठीक है, रीजनरेट का क्या मतलब है? पुनः, हाँ, पुनः निर्माण या फिर पुनः स्थापित हो सकता है ना। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो जाए तो वो खुद से ठीक होने की क्या करता है? कोशिश करता है, प्रयत्न करता है,
और धीरे धीरे खुद से ठीक भी हो जाता है। और लीवर का ट्रांसप्लांट भी होता है, तो पूरा का पूरा लीवर निकाल के किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, बल्कि लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर एक व्यक्ति को दे दिया जाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रीबिल्ड हो जाता है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि हमारे शरीर में, मानव शरीर, इसको मिटा दूं, ठीक। एक और बात आती है कि मानव शरीर में ना एक बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है, जिसको हम स्टेम सेल रिसर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल क्या होती है, सबसे पहला सवाल है ना। हाँ जी, तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रथम कोशिकाएं स्टेम सेल कहलाती हैं। तो कैसी कोशिकाएं? प्रथम। ये वो कोशिकाएं हैं जिससे मानव शरीर का क्या हुआ है बेटा, निर्माण हुआ है। तो आपने देखा होगा, किसी वीडियो में देखा होगा, लाइव तो आप देख नहीं सकते है ना, किसी वीडियो में, किसी एनिमेटेड वीडियो में देखा होगा कि जब माँ के भ्रूण में, मतलब फीटस में जब बेबी होता है ना, तो बेबी एक गर्भनाल के द्वारा माँ से जुड़ा होता है, ठीक है। और इस गर्भनाल का कनेक्शन प्लेसेंटा से होता है। किससे? प्लेसेंटा। मैंने आपको पहले भी ये शब्द बताया हुआ है, प्लेसेंटा, कि माँ के गर्भाशय का जो एक हिस्सा होता है, गर्भाशय के हिस्से की दीवार अगर टेढ़ी मेढ़ी होती है तो प्लेसेंटा को उससे चिपकने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। प्लेसेंटा वही भाग है जो कि बच्चे को पूर्ण रूप से भोज्य पदार्थ, हर प्रकार की चीजों को उपलब्ध कराता है। बच्चा माँ के भ्रूण में सांस नहीं लेता है, इतनी बात तो क्लियर है ना, ये तो पता है ना कि बच्चे के फेफड़े माँ के गर्भ में काम नहीं करते हैं, है ना। तो जब बच्चा बाहर निकलता है तो रोता इसीलिए है क्योंकि जब वो रोता है तो ऑक्सीजन क्या होती है, उसको इनहेल होती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर है, प्लेसेंटा। तो माँ का जो प्लेसेंटा होता है और बच्चे की जो गर्भनाल, मतलब नाभि होती है, तो नाभि के बीच में एक नार होती है जिसको हम कहते हैं गर्भनाल हिंदी में। इसको एम्ब्रियो कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, गर्भनाल या फिर एम्ब्रियो कॉर्ड, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो कॉर्ड जो होती है ना, यही वो भाग है जो पूरे शरीर का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो कॉर्ड में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम एम्ब्रियो स्टेम सेल कहते हैं, मतलब गर्भ की स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। यहां तक ये वही कोशिकाएं हैं जो कि हमारे शरीर में लंग्स का, किडनी का, हाथ का, पैर का, आंखों का, कान का, हर एक अंग का निर्माण करती है, ठीक है। कोई समस्या नहीं, ठीक। तो हमारे शरीर में जो गर्भनाल है ना बेटा, अब क्या हो रहा है आप देखते होंगे, बहुत सारी स्लैब्स जो फॉरेन कंट्रीज में है या इंडियन की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी जितनी भी स्लैब्स हैं वो सब अपने गर्भनाल को सुरक्षित करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं एक कम तापमान पर, ठीक है, जिससे वो लंबे समय तक उपयोग की जाए। पहले इस गर्भनाल को कचरा समझ के फेंक दिया जाता था। अच्छा, आपने बहुत लोगों से सुना होगा ना, जैसे मेरी दादी थी, उनका पिछले वर्ष देहांत हो गया, तो मेरा छोटा भाई है, तो वो हमेशा, मेरा भाई क्या, घूमना उसको बहुत पसंद है, वैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है पर घूमता बहुत है दोस्तों के साथ, है ना। तो वो कहीं जाता हो घूमने फिरने और अचानक से आए और बोले कि दादी मैं यहाँ जा रहा हूँ। हाँ, तेरा तो नरा गड़ा है वहां पे। क्या शब्द है? नरा गड़ा है, सुना है कभी, है ना। बड़े लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा तो नरा ही गड़ा है वहां पे, जाओ घूम लो। नरा ये वही है, गर्भनाल ही है, ठीक है। तो पहले के लोगों को ये कचरा लगता था, तो लोग क्या करते थे, इसको बाहर ले जाके फेंक देते थे, ठीक है। तो बाहर ले जाके इसको आपने फेंक दिया। अब क्या हो रहा है, अब इसको स्टोर कराया जा रहा है। क्यों स्टोर कराया जा रहा है? क्योंकि आने वाले समय की जो जनरेशन होगी बेटा, जिससे, जैसे ये गर्भनाल मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये गर्भनाल सोनू का है, ठीक है। सोनू की मम्मी का नाम बताओ जल्दी। रूपा। और पिता का नाम क्या नाम है, वो विलन का, गुर्जर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि रूपा मम्मी है और गुर्जर पिता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, सोनू है दोनों का बेटा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, रूपा की जब डिलीवरी हुई तो सोनू के जन्म के बाद उसका प्लेसेंटा, जो कि देखिए गर्भनाल में, मतलब जब डिलीवरी होती है बेटा, सबसे पहले बेबी बाहर आता है,
ठीक है। और बेबी बाहर आने के बाद कहानी खत्म नहीं होती। बेबी के बाहर जस्ट आने के बाद बेबी की जो गर्भनाल जुड़ी होती है ना, उस गर्भनाल के अंदर एक प्लेसेंटा भी होता है, एक मतलब एक मांस का लोथड़ा होता है, सिंपल सी बात है ना, मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, उस मांस के टुकड़े को भी धक्का देकर बाहर निकाला जाता है शरीर से। कभी कभी डिलीवरी के जस्ट बाद में अगर वो बाहर नहीं आता है तो बहुत सारी नर्स प्रॉपर वेजाइनल एरिया पे हाथ डालकर उसे साफ करती हैं या बाहर लेके आती हैं। और उसको लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रक्त का एक भी टुकड़ा, एक भी कण या फिर टिश्यू का एक भी भाग अंदर रह गया तो वो जहर बना देगा, क्योंकि वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, है ना, और उसके बाद महिला की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए प्लेसेंटा का हर एक तत्व जो है बाहर निकाला जाता है। क्लियर। तो अब गर्भनाल को आपने सुरक्षित करवा दिया। आने वाले समय में मान लो सोनू का हृदय खराब हो जाता है, हृदय तो ऐसे नहीं, इसमें तो मर ही जाएगा, मान लेते किडनी खराब हो जाती है, ठीक है, या लंग्स का एक टुकड़ा खराब हो जाता है, तो आपने जो ये गर्भनाल स्टोर करवाई थी ना बेटा, आप इस गर्भनाल से एक स्टेम सेल को निकाल लोगे और इस स्टेम सेल को सोनू के किडनी में डाल देंगे। तो क्योंकि इसने उसके पूरे शरीर को बनाया है, तो ये क्या करेगी, उसकी किडनी को दोबारा से बना देगी। कितना चमत्कारिक है ये, एक बार सोचो, एक बार इमेजिन कीजिए अगर ये देश में मतलब हर एक व्यक्ति के साथ अगर ये होने लगे, हर एक व्यक्ति का अगर एम्ब्रियो कॉर्ड या गर्भनाल सुरक्षित करवाया जाए, तो आने वाले समय में बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या को सुधारा जा सकता है। आप एक पूरे नए ऑर्गन को बना सकते हैं। तो इस चीज में लगातार रिसर्च चल रही है और ये चीज हो भी रही, क्योंकि ये थोड़ा महंगा प्रोसीजर है। लगभग इसको करने के लिए 40 से 50 प्रेजेंट टाइम में 40 से 50,000, कुछ मात्रा में 1 लाख रुपयों की आवश्यकता होती है, जिसमें आप पूरे जीवन के लिए इसको या कुछ 20-30 सालों के लिए इसको आप क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इंडिया में भी ये सुविधा मिल रही है और अन्य देशों में तो ये हो ही रहा है। आपने सुना होगा इसके बारे में प्रियंका चोपड़ा ने भी बात की थी, इसके बारे में शायद दीपिका ने भी बात की हुई है। तो जितने सेलेब हैं हमारे यहाँ, जितने बड़े लोग हैं, वो सब इसके बारे में बात कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये आपकी जनरेशन में, आने वाली जो जनरेशन है उसको और बेहतर करने का काम कर सकता है। सोचिए किसी व्यक्ति का फेफड़ा पूरा का पूरा डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, और आपने स्टेम सेल पहले से सिक्योर कर रखी थी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये केवल डीएनए माध्यम पे काम करेगा। एक बात और याद रखनी है कि जिस व्यक्ति का डीएनए है सिर्फ उसके लिए काम करेगा, है ना, किसी और व्यक्ति का स्टेम सेल आप किसी और व्यक्ति को नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, एक और चीज है, अगर हम गर्भनाल की बात करते हैं, एम्ब्रियो कॉर्ड की बात करते हैं, एक और शब्द आता है अबॉर्शन। अबॉर्शन के बारे में सुना है ना? जब अवांछनीय रूप से ऐसा हो जाए कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, है ना, या ऐसा पोर्शन हो जाए कि निषेचन हो जाए और जायगोट का निर्माण हो जाए, तो जायगोट के निर्माण के बाद हमारे पास, इसके निर्माण के बाद 2 प्रोसेस होती हैं। देखो, पहला तो है, क्योंकि ये जानकारी आज के जनरेशन में सबको होना आवश्यक है ना, तो पहला होता है कि आपको ऐसा लगे इंटरकोर्स के बाद में कि ऐसा लगता है कि आपने अनसेफ इंटरकोर्स हो गया किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी और व्यक्ति के साथ में, है ना, तो ऐसे में अनसेफ इंटरकोर्स के दौरान एक पिल आती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 72 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है कि 72 आवर्स तक अगर आपने इंटरकोर्स किया, इंटरकोर्स करने के बाद जो 72 आवर्स होते हैं उसमें आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, या फिर वो निषेचन को रोकता है। ठीक है, पहली पिल वो होती है बेटा जो निषेचन को रोकती है, मतलब एग को स्पर्म से मिलने से रोकती है। ठीक, दूसरी पिल वो खाई जाती है जो कि निषेचन हो चुका है, मतलब जायगोट का निर्माण हो गया है परंतु भ्रूण नहीं बना है, मतलब समय बहुत कम था, सिर्फ जायगोट का निर्माण हुआ है, तो हमने वो पिल ले ली और पिल लेने के बाद में क्या हो गया, जायगोट ने टूटना शुरू कर दिया, या वो हमारे शरीर से बाहर निकलना, पीरियड्स के माध्यम से बाहर निकलना उसका आरंभ हो गया या शुरू हो गया। तीसरी कंडीशन होती है अबॉर्शन। जब भ्रूण का निर्माण हो जाए, फीटस 2 से 3 महीने का हो जाए और 3 महीने 4 महीने बाद आपको जानकारी मिले, तो ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन किया जाता है। ठीक है, अब अबॉर्शन ना कभी कभी ना चाहते हुए भी अबॉर्शन होते हैं, जैसे कि कभी कभी महिलाओं के शरीर में कि फीटस बना, है ना, दोनों मतलब पेरेंट्स चाहते थे कि बेबी हो, और इसके बाद की सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि फीटस बना पर फीटस जो है खराब होने लगा, भ्रूण खराब होने लगा, तो सामान्य भाषा में लोग बोल देते हैं ना कि पेट में जहर फैल गया। समझते हो इस बात को, है ना? तो फीटस काम नहीं कर पाया, उसकी सेल खराब हो गई, या फिर क्योंकि आजकल एम्ब्रियो में ही, मतलब भ्रूण में ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति का जो बेबी होने वाला है वो बेबी ठीक है, स्वस्थ है या नहीं है।
मानसिक रूप से अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होता तो बहुत सारे पेरेंट्स आजकल अबॉर्शन करवा लेते हैं कि भाई अगर मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ ना हो तो क्या मतलब उसको जीवन में लेकर आने का, है ना। तो इसके बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक टेस्ट बताया था एक फ्रेंड की दीदी को, है ना, उनको डॉक्टर ने बोला था तो उन्होंने बताया कि कौन सा टेस्ट करना चाहिए, तो मैंने उनको नाम बताया था। तो इस प्रकार के अलग अलग टेस्ट भी होते हैं। तो क्या होता है, और एक कंडीशन होती है कि अबॉर्शन की कंडीशन जो कि 3 से 4 महीने वाला होता है ना, तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें पूरे के पूरे भ्रूण को, जो भी भ्रूण गर्भाशय के अंदर है, उस पूरे भ्रूण को खींचकर बाहर निकाला जाता है। एक टुकड़ा भी अंदर नहीं छूटना चाहिए। अगर टिश्यू का या रक्त का एक भाग भी अंदर छूट गया तो आने वाले समय में महिला की मृत्यु हो सकती है। फिर आता है 5 से 6 महीने। अगर 5 से 6 महीने से ज्यादा का भ्रूण हो गया है तो इसके बाद अबॉर्शन नहीं करवाया जाता, क्योंकि इसके बाद अगर अबॉर्शन करवाया जाएगा तो महिला वैसे ही कमजोर है, प्रेगनेंसी की कंडीशन है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा, तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ पूरा। तो ये हो गया हमारा गर्भनाल और स्टेम सेल वाली बात। चलो वापस टॉपिक में आ जाते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? हृदय।